चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका, बताइए। एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना था कभी कोई, वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लाला लाजपत राय बने थे। एनी बेसेंट तो पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, और भारतीय पूछा जाए तो एनी बेसेंट थी। ऊपर के तीनों बने, चौथा वाला नहीं बने हैं। तो पहले लाला लाजपत राय की बात करेंगे, तो जिन्हें प्रायः शेरे पंजाब कहते थे। वर्ष 1920 में कोलकाता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो। और श्रीमती एनी बेसेंट की बात करें तो 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और वर्ष 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, 1919 और 1928 में 2 बार। बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। नंबर 2 पर आ जाइए। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो 2 बातें तो ऊपर क्लियर हो गई हैं। ठीक है, कि लाला लाजपत राय रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक नहीं रहे और बिपिन चंद्र पाल भी नहीं रहे, ये दोनों नहीं रहे। तो उत्तर इसका लाला लाजपत राय ही होगा। तो लाला लाजपत राय लाल बाल पाल त्रिगुट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1920 में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन भागलपुर में नहीं हुआ था, पटना में नहीं, रांची में नहीं, था बिहार में। ये बिहार के बांकीपुर में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? R.N. मुधोलकर ने। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा? कौन सा अधिवेशन था ये? ये था लखनऊ अधिवेशन 1916। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल गरम दल में विभाजित हो गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नंबर 5 पर आ जाइए। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला की बात नहीं कर रहा है, प्रथम भारतीय महिला की बात कर रहा है। तो सरोजनी नायडू इसका उत्तर है। 1925 का कानपुर अधिवेशन। और एनी बेसेंट 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। तो सरोजनी नायडू वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता रही और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था गिनती में देखा जाए तो। ठीक है, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये। और प्रथम महिला की बात करें तो वो एनी बेसेंट थी। भारतीय लगा देगा तो सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड से थी। आयरलैंड से भारत के संविधान में क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर या उपर्युक्त में से कोई नहीं? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी। तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी महात्मा गांधी ने। डॉक्टर अंबेडकर आकर गलत मत कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था और 6 साल तक रहे थे ये? इनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे। इसके अतिरिक्त अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? या भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। JB कृपलानी। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे और उन्हें कांग्रेस के 54वें अधिवेशन, ठीक है, नवंबर 1946 मेरठ में हुआ था, ये इसका अध्यक्ष बनाया गया था तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। तो 54वां अधिवेशन था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, कौन सा था वो? भाग लेने की बात कर रहा है, अध्यक्षता करने की बात नहीं कर रहा, ध्यान दीजिएगा। वो था अमृतसर अधिवेशन 1919, क्योंकि वर्ष 1920 में तो उनका देहांत हो गया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया और इसके बाद 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो गया। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? लाला लाजपत राय ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? गैरिबाल्डी को या मेजनी को? भारतीय नहीं है, विदेशी है। ये थे मेजनी। तो लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मेजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना और बाद में उन्होंने मेजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज़ ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। द ड्यूटीज़ ऑफ मैन किसकी रचना है? मेजनी की। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण वणिक की स्थिति का वर्णन करता है? ब्राह्मण वणिक की स्थिति का वर्णन करता है मृच्छकटिकम। ऑप्शन नंबर डी। किसकी रचना है मृच्छकटिकम? शूद्रक की। तो शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है। कब की है ये? 4वीं शताब्दी ईस्वी की। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है मंदसौर अभिलेख में। हल्की प्रिंटिंग मिस्टेक है, बी होगा यहाँ पर। तो देखिए, मंदसौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो मंदसौर से मिले अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है जो मूलतः लाट प्रदेश के निवासी थे। कहाँ पर है? लाट, गुजरात में। और वहाँ से मंदसौर चले गए और जिसे उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता था। दशपुर। नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा है? किसने कहा है अनूठा ब्राह्मण स्वयं को? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, रुद्रदामन नहीं है, समुद्रगुप्त नहीं है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। तो सीधे सीधे याद रखिएगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम सातवाहन शासक है। ये स्वयं को सच्चा या अनूठा ब्राह्मण कहा है इन्होंने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, कुछ स्टेटमेंट कुछ कुछ कह रहे हैं, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। महाभारत से रिलेटेड कुछ पहला स्टेटमेंट, तीसरा भी महाभारत की बात कर रहा है, तो यानी पहला और तीसरा कुछ मिलते जुलते हैं, दूसरा कुछ अलग है। महाभारत की रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य की गई। और दूसरा है, पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने हस्तिनापुर का उत्खनन किया। महाभारत की कथा का केंद्र कुरु और पंचाल नामक राज्य थे। क्या बताइए। महाभारत की रचना बिल्कुल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य की गई। और पुरातत्ववेत्ता वीवी लाल ने हस्तिनापुर का उत्खनन किया, ये बात भी सत्य है। और महाभारत की कथा का केंद्र कुरु और पंचाल राज्य थे, ये भी सही है। ठीक है, तो तीसरा तो पुराने सीरियल भी आपने अगर देखे हो तो ठीक है, कई बार लिया गया था नाम इनका। तो थर्ड कोई ऐसा ऑप्शन तो था नहीं, 1 और 3। ठीक है, तो 1 2 3 हो जाएगा। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। महाभारत की रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुई। और अगला स्टेटमेंट क्या है? पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन किया था। और महाभारत की कथा जो है कुरु पांचाल राज्यों से संबंधित है, ये भी सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए।
1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कुछ कारण है यहाँ पर बताना कि कौन सा करेक्ट है। डलहौजी की राज्य हड़प नीति की वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था क्या? अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार और चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग बताइए। देखिए, बिल्कुल अंग्रेजों के द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप होने लगा था। ठीक है, जनता रुष्ट थी उस समय की कि सती प्रथा क्यों बंद कर दी, क्यों प्रतिबंध लगाया अंग्रेजों ने, दास प्रथा का क्यों उन्मूलन कर दिया, सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था भारतीय सैनिकों के साथ, जैसे कि पदोन्नति नहीं मिलती थी उनको, समुद्र पार भेजा जाता था उनको, और बाकी चर्बी वाले कारतूस वाली अवधारणा। ठीक है, और मंगल पांडे ने कर दी शुरुआत। डलहौजी की राज्य हड़प नीति हो गई और बेलेजली की सहायक संधि हो गई। ये सारे के सारे कारण बिल्कुल 1857 के विद्रोह के कारण बने। ठीक है, बाद में फूट गया 1 2 3 4 डी। तो उपर्युक्त सभी कारण 1857 के विद्रोह के संदर्भ में सही हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों को अगर अलग अलग किया जाए तो सामाजिक थे, आर्थिक थे, राजनीतिक थे और धार्मिक थे। राजनीतिक कारणों में वेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की राज्य हड़प नीति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंग्रेजों ने क्या किया था? सुधारवादी फैसले लिए कुछ, जैसे कि उन्होंने सती प्रथा को बंद कर दिया, दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया, और भारतीयों ने अपनी धर्म संस्कृति पर प्रहार के रूप में देखा इस चीज़ को, जबकि ये चीज़ें ठीक थी, अंग्रेजों ने सही किया था। ठीक है, लेकिन उनको धार्मिक ठेस पहुंची भारतीयों को उस समय ये सब करने से। देखिए, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था, उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा जाता था, बहुत कम वेतन दिया जाता था उनको, और समुद्र पार ठीक है विदेशों में भेजा जाता था उनको। इससे सैनिकों में असंतोष उमड़ने लगा। बाकी चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग को 1857 के विद्रोह का जो है तात्कालिक कारण माना जाता है। ठीक है, मंगल पांडे ने की थी इसकी शुरुआत। तो ये 15 प्रश्न थे हिस्ट्री के, कम से कम 11 प्रश्न इसमें थे मॉडर्न के और 4 थे एंशिएंट के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।